अभी तक आप लोगों ने देखा कि धरा तनु से उसके बारे में पूछती है, तो तनु अब आगे। तनु ने एक गहरी सांस ली और उसने कहा, मैं वही अपनी पुरानी जॉब करती थी। सुबह जॉब और शाम को घर, वही रूटीन था मेरा। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। तनु की आंखों में नमी तैर गई। उसने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, मैं रोज की तरह अपने ऑफिस जा रही थी, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि कुछ गुंडे ऑफिस का सामान बाहर फेंक रहे हैं। सभी ऑफिस के लोग डरे हुए थे और हमारे बॉस भी नहीं आए थे। कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर मैंने ही थोड़ी हिम्मत करके उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन गुंडों ने जब ये देखा कि मैं उनके काम में दखल देने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो गुंडे मुझे उनके बॉस के पास ले गए। उनका बॉस और कोई नहीं बल्कि इस शहर के जानी मानी फैमिली से हैं। इस फैमिली का इकलौता बेटा राज सचदेवा, जो कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन है। धरा ने घबराते हुए पूछा, तो तुझे उसके पास ले जाया गया था? हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके बैकग्राउंड के बारे में। मैं उसके सामने एक बार फिर से चुप हुई और उसको जितना हो सके उतनी गालियां दी। एक बार तो उसके गुंडे मुझे मारने को भी हुए, लेकिन उस राज ने उनको हाथ हिला के मना कर दिया। जब मैं अंत में उसको गालियां देकर होश में आई तो वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। मैंने उससे पूछा कि आखिर इतनी गालियां सुनने के बाद भी वो मुस्कुरा क्यों रहा है, तो उसने जवाब दिया कि उसको आज तक मेरे जैसे निडर लड़की नहीं मिली जो उसके सामने आकर उसको ऐसी गालियां दी। उसने आगे कहा कि वो मुझसे काफी इम्प्रेस हुआ है और मुझसे शादी करना चाहता है। उसके बाद उसने अपने गुंडों से कहकर मुझे घर छुड़वा दिया। रास्ते में ही उनके गुंडों ने मुझे पता लगा कि वो कौन था। उसने मेरे बारे में सब कुछ पता लगा लिया। वो रोज रोज मेरे लिए कुछ न कुछ भिजवाता रहता था और यहाँ तक कि उसने मेरे पीछे जासूस भी लगा रखे थे, जो मेरे पल पल की खबर उसको देते थे। आज जब मैं अपने एक मेल फ्रेंड के साथ बाहर खाना खाने गई थी, तो उसको ये बात पता लग गई थी कि वो अपने 10 बॉडीगार्ड के साथ मुझे लेने उसी रेस्टोरेंट में पहुंच गया जहां मैं अपने खाना खाने गई थी। तनु ने एक फिर गहरी सांस ली और उसने आगे कहा, उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं उसके साथ नहीं गई तो वो मेरे साथ आए लड़के को मार देगा। मुझे मजबूरन उसके साथ जाना ही पड़ा। वहां से निकलने के बाद उसने मुझे अपने घर ले जाकर शादी के लिए फोर्स किया। उसने तो शादी की पूरी तैयारियां भी कर ली थी, लेकिन जैसे कैसे वहां से निकलने में कामयाब रही। वो अभी भी मुझे ढूंढ रहा होगा। धरा ने साफ साफ तब भी तनु की पूरी बातें ध्यान से सुन रहा था। अफकोर्स वो राज को अच्छे से जानता था, क्योंकि वो दोनों इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी में साथ ही तो पढ़ते थे। राज अपने यूनिवर्सिटी के समय भी ऐसा ही था। वो झगड़ते रहता था और किसी को भी छोटी बात के पीछे जान से मारने की धमकी दे देता था। उसने तो एक प्रोफेसर तक को नहीं छोड़ा था और उस प्रोफेसर की जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो गया था। अगर वो इस लड़की के पीछे पड़ा है तो मतलब अब वो आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। तब ने मन ही मन सोचा। दारा ने थोड़ा डरते हुए कहा, कहीं वो अंकल आंटी को परेशान न करे। नहीं, उसकी चिंता तुम मत करो। वो हिमाचल अपनी पुश्तैनी जमीन संभालने वहीं चले गए हैं। वो यहाँ नहीं है। इस बात के लिए तनु काफी रिलैक्स सी थी कि उसके माँ पापा यहाँ नहीं थे। तनु अब थक चुकी थी। वो कार में पीछे की तरफ सर टिका कर बैठ गई। धरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे बड़े प्यार से कहा, तुम चिंता मत करो। तुम हमारे साथ मल्होत्रा मेंशन में कुछ दिनों के लिए रह सकती हो, जब तक ये मामला सेटल नहीं हो जाता। और मल्होत्रा मेंशन में बिना इजाजत घुसने की किसी की भी हिम्मत नहीं है। वहाँ तुम बिल्कुल ठीक रहोगी और तब भी इस मामले को सेट करने में हमारी मदद करेगा। क्यों तब? दारा ने बड़ी आस लगाकर पूछा, तो तब मना नहीं कर पाया। नहीं यार, मैं तुम्हें किसी तरह की मुसीबत में नहीं डाल सकती, इसलिए
तुम कुछ नहीं। तनु के कुछ कहने से पहले ही धरा ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, पर कहीं तुम दोनों मेरी वजह से परेशानी में पड़ ना जाओ। वो कोई आम इंसान नहीं है, जानवर से भी बदतर है। तनु काफी डरी हुई लग रही थी। तब मल्होत्रा के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, और वैसे भी कौन ही मुझे हाथ लगाकर अपनी मौत को न्योता देना पसंद करेगा। तब ने बड़े गर्व के साथ कहा तो धरा ने भी उसको पीछे जवाब देते हुए कहा, हाँ ठीक है, आप अपने मियाँ मिट्ठू बनने की कोई कोशिश मत करो। तब धरा की बात सुनकर हंसने लगा, लेकिन तनु अब भी खामोश थी और कुछ सोच रही थी। आज के ऑफिस में मीटिंग रूम के अंदर जब सबने ये सुना कि मल्होत्रा के साथ होने वाला प्रोजेक्ट आज पर्सनली खुद हैंडल करेगा तो सब हैरान हो गए। आखिरकार उनके बॉस इस प्रोजेक्ट को खुद क्यों हैंडल करना चाहते थे। ये बेशक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था और इससे उनकी कंपनी को बहुत फ़ायदा होने वाला था, लेकिन उनकी कंपनी को इससे पहले इससे भी बड़े प्रोजेक्ट मिले थे, लेकिन आज ने फिर भी उन्हें कभी पर्सनली हैंडल नहीं किया था। और आज ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इसमें कोई और बिल्कुल भी दखल नहीं देगा। आज समझ चुका था कि उस रूम में बैठे सब लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। एक अभिनव ही था जो काफ़ी शांत लग रहा था, क्योंकि उसको पता था कि आखिर उसका भाई ये सब क्यों कर रहा है। आज उठा और किसी की तरफ बिना देखे वहाँ से चला गया। अभिनव भी एकदम से खड़ा हुआ और वो भी आज के पीछे पीछे उसके केबिन में आ गया था। भाई भाई, आपकी याद धरा के साथ मीटिंग है ना। आज ने अभिनव के सवाल को इग्नोर करते हुए उससे एक सवाल पूछ लिया, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हारे पास काम खत्म हो गया है? अभिनव ने थोड़ा डरते हुए कहा, नहीं भाई, मुझे बहुत काम है, लेकिन मुझे आपको एक एडवाइस देनी थी। मुझे नहीं लगता आपको धरा से इन कपड़ों में मिलने जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर अच ने अपनी भौहें सुकोड़ ली। तुम चाहते क्या हो कहना, वो साफ साफ कहो। भाई, आज मैंने धरा और तब को मॉल के बाहर एक साथ देखा था और तब ने काफ़ी स्टाइलिश कपड़े पहने हुए थे और वो काफ़ी हैंडसम भी लग रहा था। मुझे लगता है कि अभिनव ने फिर सोचा और कहा, मुझे ऐसा लगता है धरा ने आपको 2 साल पहले आपके कपड़ों की वजह से ही छोड़ा होगा, क्योंकि आप एक ही कलर के रोज रोज अलग अलग कपड़े पहनते थे। शायद धरा आपके ये काले कपड़े देख देख कर बोर हो गई थी और उसने कुछ नया ट्राई करने का सोचा होगा और फिर आपको तब मल्होत्रा मिल गया होगा। अभिनव अपनी ख्याली प्लान बनाया जा रहा था। उसके दिमाग में जो भी आ रहा था वो बस अच को बोले जा रहा था। अभिनव को लगता था कि उसका भाई बहुत बोरिंग है और आजकल की लड़कियां बोरिंग लड़कों से बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए वो अपने भाई को थोड़ा बदलना चाहता था ताकि धरा उसको पसंद कर सके और उस तब को छोड़कर उसकी भाभी बन जाए। आज अभिनव को ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रहा हो। उसने अभिनव को बिना किसी भाव के साथ कहा, हो गया तुम्हारा, तो अब निकलो यहाँ से। अभिनव को पता था कि अगर वो अभी बाहर नहीं गया तो उसका भाई उसको धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। अभिनव ने बिना देरी किए जाने के लिए दरवाज़ा खोला, लेकिन उसने एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखा और अच्छे से कहा, भाई एक बार मेरी बात पर गौर जरूर कीजिएगा। फिर वो वहाँ से जल्दी से निकल गया। आज को उसकी बातें बिल्कुल बेतुकी लग रही थी। धरा और तप ने तनु को मल्होत्रा मेंशन में छोड़ दिया और तप ने उसकी सेफ्टी के लिए 2 पर्सनल बॉडीगार्ड भी लगा दिए ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर वो दोनों आज के साथ होने वाली मीटिंग के लिए निकल गए। मीटिंग एक 5 स्टार होटल में होने वाली थी। मीटिंग के लिए आज ने एक प्राइवेट रूम बुक किया था। तप और धरा जैसे ही होटल पहुँचे उसी वक्त तप का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया और थोड़ी ही देर में उसके एक्सप्रेशन कठोर हो गए। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुमसे एक छोटा सा काम नहीं संभला
तब काफी गुस्से में लग रहा था। उसने गुस्से से फोन काट दिया। धरा को भनक लग चुकी थी कि आखिर क्या हुआ होगा। उसने तब के कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा, तुम जाओ, वहाँ तुम्हारी जरूरत है, मैं यहाँ देख लूंगी। नहीं, मैं तुम्हें उस भेड़िए के पास अकेला नहीं जाने दूंगा। तब ने धरा का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। वैसे भी मैं वो कमजोर धरा नहीं हूँ, तुम्हारी प्रिसा हूँ जो किसी भेड़िए से नहीं डरती। अब तुम जाओ। धरा के फोर्स करने के बाद तब को जाना ही पड़ा। उसने जाने से पहले धरा के माथे को चूमा और वहां से निकल गया। धरा उसको तब तक देखती रही जब तक कि वहां से चला ना गया। धरा ने मन ही मन सोचा कि तब उसका कितना साथ दिया था उसके हर दुख सुख में। अगर वो नहीं होता तो उसका अभी तक पता ही नहीं होता। अपने ही ख्यालों के साथ धरा होटल के अंदर चली गई, इस बात से अनजान कि कोई उसको ऊपर की बिल्डिंग से घूर रहा था। आज एक कांच की खिड़की से तप और धरा को घूरे जा रहा था। जब तप ने धरा के माथे को किस किया था तो उसका खुद का माथा फटने वाला था। आखिर उसकी होने वाली वाइफ को ऐसे कोई भी ऐरा गैरा इंसान कैसे छू सकता था। बेशक वो उससे नफरत करता था, लेकिन वो फिर भी उसकी थी, अचराजादा की, और उसको छूने का हक सिर्फ उसका है। एक बार तो उसका मन हुआ कि वो नीचे से जाकर तप का मुंह तोड़ दे, लेकिन उसने जैसे कैसे खुद को कंट्रोल किया। हर्ष ने बड़ी मुश्किल से 2 गिलास पानी पीकर खुद को नॉर्मल किया और फिर वो सोफे पर बैठकर धरा का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर बाद धरा वहां आ गई। एक अटेंडेंट उसको रूम तक लेकर आया। धरा ने जैसे ही रूम का डोर ओपन किया तो उसने अच को सोफे पर बैठे हुए देखा। अच के एक हाथ में एक बुक थी जिसको वो बड़े ध्यान से पढ़ रहा था। जहां आमतौर पर लोग बुक पढ़ते समय नॉर्मल लगते हैं, वही ये इंसान बुक पढ़ते हुए ऐसे लग रहा था जैसे किसी का खून पीकर आया हो। 1 मिनट के लिए तो धरा उसको देखकर डर ही गई थी। वैसे तो अच काफी हैंडसम था, इतना कि अगर कोई लड़की उसको देख ले तो वो उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाए, लेकिन धरा को वो किसी भेड़िए से कम नहीं लगता था। धरा के मन में अच के लिए एक के बाद एक बुरे ख्याल आ रहे थे। थोड़े समय बाद धरा ने खुद को नॉर्मल किया और उसने दूसरी तरफ सोफे पर बैठते हुए कहा, मीटिंग शुरू करें। हर्ष ने धरा की आवाज़ सुनकर अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसकी नज़र सीधा उसके माथे पर गई, जहां अभी अभी तप ने किस किया था। हर्ष ने अब और कंट्रोल नहीं हुआ और उसने अपने सामने रखे पानी के गिलास को उठाकर पानी को धरा के माथे पर फेंक दिया। धरा को जैसे सदमा लगा, उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, ये क्या किया तुमने? तुम पागल हो क्या? धरा को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वहीं आज काफी रिलैक्स लग रहा था। धरा ने अपने कपड़ों को झाड़ते हुए कहा, तुमने दिन पर दिन ही चढ़ा ली है क्या? ये क्या किया तुमने? अब कुछ बोलते क्यों नहीं? धरा एक के बाद एक करके उसके ऊपर गालियों की बौछार किए जा रही थी, लेकिन आज टस से मस नहीं हुआ। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर से काफी बड़ा बोझ उतर गया हो और वो बस धरा को भावहीनता से देखा जा रहा था। धरा ने अच को घूर कर देखा। उसको अब पता लग चुका था कि अच उसकी किसी बात का जवाब नहीं देने वाला। वो अपने पैर पटकते हुए वॉशरूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर के बाद धरा वॉशरूम से बाहर निकली। उसको बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि जब अच ने उसके चेहरे पर पानी डाला था तो आधा पानी उसके कपड़ों पर गिर गया था। धरा ने एक ब्लैक कलर की जीन्स और व्हाइट कलर का टॉप पहना हुआ था। पानी गिरने की वजह से उसका टॉप रिवीलिंग हो गया था। उसको बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी और साथ ही साथ अच के ऊपर गुस्सा भी। उसने घूर कर अच को देखा और कहा, तुम्हें पागल खाने में अपना इलाज करवा लेना चाहिए, तुम्हें उसकी सख्त ज़रूरत है। लेकिन वहीं अच की नज़र तो कहीं और ही थी।
वो धरा के सीने को देख रहा था, जो पानी गिरने की वजह से अब दिखने लगा था। धरा ने जैसे ही नोट किया कि अच कहाँ देख रहा है, तो उसने झट से अपने हाथों को मोड़कर अच को गुस्से से कहा, बेशर्म। धरा को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बस आज गुस्से के कारण फट ही जाएगी। अच ने उसके गुस्से वाले चेहरे को देखकर कहा, चलो अब मीटिंग शुरू करते हैं। जब से धरा आई थी तब से अच ने ये 6 शब्द कहे थे, चलो अब मीटिंग शुरू करते हैं। धरा ने जैसे कैसे खुद को कंट्रोल किया और उस रूम से जाने की जल्दी में अपने साथ लाए कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल कर अच को दिखाने लगी। धरा जो भी कह रही थी अच उसको बड़े ध्यान से सुन रहा था। अंत में उसने धरा के द्वारा बनाई गई सभी प्रेजेंटेशन को रिजेक्ट कर दिया। उसकी बात सुनकर धरा जैसे पागल ही हो गई। उसने खड़े होते हुए कहा, तुम सच में पागल हो, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना, मैं जा रही हूँ। उसके एक कदम उठाते ही उसकी फाइल से और एक कागज निकाल कर नीचे गिरा। धरा ने उसको ऊपर उठाया और देखा कि उसमें क्या है। यह भी एक प्रेजेंटेशन थी जो उसने अच को दिखाई नहीं थी। वो उसको ये दिखाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अगर वो अच के साथ काम ही नहीं करेगी तो वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करेगी। उसने लास्ट बार अच से बात करने का सोचा। दरा अच की तरफ मुड़ी और उसने कहा, एक और है, क्या पता तुम्हें पसंद आ जाए। वो बैठी और उसने अच को समझाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद अच ने कहा, ये थोड़ी ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। अच ने कहा तो धरा का मुंह बन गया, लेकिन आखिरकार उसको कुछ तो पसंद आया। धरा ने फटाफट से अपना सामान समेटा और वहां से जाने को हुई। जैसे ही वो डोर ओपन करने वाली थी, एक मजबूत हाथ ने उसको पीछे से पकड़ लिया। अच ने धरा को पकड़कर खुद की तरफ खींचा और उसको खुद में सटा लिया। क्या क्या कर रहे हो तुम अभी भी काफी बेशर्म हो, धरा ने गुस्से से अच को खुद से दूर ढकेलते हुए कहा। लेकिन अच ने उसको फीस भी नहीं छोड़ा और उसके सीने की तरफ इशारे करते हुए कहा, ऐसे जाओगी बाहर, ओ शिट। जैसे ही धरा को याद आया, उसने खुद के कपड़ों की तरफ देखा। वो तो इस बारे में भूल ही गई थी। उसको याद क्यों नहीं आ रहा, ये बेशर्म जरूर अभी उसको ही देख रहा होगा। धरा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो कुछ कह भी पाती उससे पहले ही अच ने खुद का कोट उतारकर उसके कंधे पर रख दिया। इनको पहनो, अच ने कहा। धरा अच को एकटक देखे जा रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये देखकर कि धरा उस कोट को नहीं पहन रही है, अच ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर खुद ही धरा को कोट पहनाना शुरू कर दिया। धरा ने अच का दिया हुआ कोट पहना और बिना कुछ बोले वहां से चली गई। यहाँ तक कि उसने उसको एक बार थैंक यू तक नहीं बोला। अच भी उसी वक्त रूम से निकल गया। जैसे ही धरा नीचे पहुंची तो उसने देखा कि तप ने उसके लिए एक कार भिजवाई है। वो धीरे से मुस्कुराई और कार की तरफ बढ़ गई। अच भी नीचे आ चुका था। आज तो वो खुद ही ड्राइविंग करके आया था। अच अपनी कार के पास पहुंचा और वो बस कार में बैठने ही वाला था कि कहीं से बंदूक की गोलियों की आवाज़ आने लगी। गोलियां एक एक करके अच की कार पर जाकर लग रही थी। इतने में ही 2 गोलियां आकर अच को भी लग गईं, एक अच के सीने में तो दूसरी उसकी बाजू में। अच एकदम से नीचे झुक गया। अब तक तो वो पूरी तरह से खून से लथपथ हो चुका था। धरा ने जैसी ही गोलियों की आवाज़ सुनी तो वो घबरा गई। उसके ड्राइवर ने उसको कार से निकलने से मना किया और कार एक सेफ जगह लगवा दी। धरा ने कार के अंदर से ही सिचुएशन ऑब्जर्व करने की कोशिश की। उसने जैसे ही अच को कार के सहारे खून से लथपथ देखा तो वो शॉक्ड हो गई। धरा ने ना आगे देखा ना पार। वो गाड़ी से उतरकर सीधा अच के पास जाने लगी। ड्राइवर ने जब ये देखा कि धरा कार से उतर गई है तो उसकी सांसें गले में अटक गईं। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैडम मैडम आप कहाँ जा रही हैं? लेकिन धरा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी।
अब गोलियों की आवाज़ आना भी बंद हो चुकी थी। धरा भागते हुए अज के पास गई। उसने देखा कि अज की बॉडी से लगातार खून बहे जा रहा था। उसके दिल में अचानक से दर्द का एहसास हुआ। उसने अच को संभालने की कोशिश की, लेकिन जब अच ने ये देखा कि धरा उसके पास आई है तो वो आग बबूला हो गया। अच ने धरा को गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ यहाँ से। उसने उस हाथ को भी झटक दिया जो धरा ने पकड़ा था। अगर धरा को एक खरोंच भी आ जाती तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। धरा ने हैरानी से अपने सामने पड़े लड़के को देखा जो मरने वाला था, लेकिन अभी भी उसने अपना एरोगेट नेचर और खड़ूसपन नहीं छोड़ा था। धरा ने अच की एक नहीं सुनी और उसने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। उसने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, तुम खड़ूस चुप नहीं रह सकती क्या? धरा ने आसपास देखा और उसने अच को ऊपर उठने में मदद की। अच बस उसको एकटक देखे जा रहा था। धरा अच को अपनी कार की तरफ ले जा रही थी, लेकिन तभी धरा को अच ढकेल देता है। गोली की आवाज़ के साथ एक और गोली अच को लग चुकी थी। अगर अच धरा को धक्का नहीं देता तो गोली अभी तक धरा को लग चुकी होती। अच के धक्का देने से धरा जमीन पर गिर गई। वो जल्दी से जमीन से उठी और उसने अच को अपना सपोर्ट दिया, जो अभी भी किसी स्तंभ की तरह खड़ा था। उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई, तभी उसको एक आदमी एक घर की छत के ऊपर दिखा, जिसने अपने हाथ में एक गन पकड़ी हुई थी। अच की नज़र जैसे ही उस आदमी पर पड़ी, वो आदमी एक टंकी के पीछे छुप गया। अच ने अपनी नज़रें उस आदमी से हटाकर नीचे की तरफ झुकाई। उसने देखा कि धरा उसको खींचने की कोशिश कर रही है। वो भी पूरी तरह से खून से लथपथ हो चुकी थी। उसने उसको घूरते हुए कहा, तुम चलते क्यों नहीं हो? यहीं पर मरने का इरादा है क्या तुम्हारा? अच ने भी उसकी बात मान ली और उसके साथ कार में बैठ गया। धरा ने ड्राइवर से कहा, जल्दी हॉस्पिटल चलो। नहीं, अच ने मना करते हुए कहा। नहीं का क्या मतलब? तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना? धरा ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। हाँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? अच को गोली लगे अब काफ़ी देर हो चुकी थी। उसको अब दर्द का एहसास होने लगा था। उसने धरा को कुछ भी बोलने में समय बर्बाद नहीं किया और उसने ड्राइवर को अपने विला का एड्रेस दिया। धरा को लगा कि शायद गोली लगने की वजह से अच का दिमाग हिल गया है। धरा उसकी बॉडी स्ट्रेंथ देखकर भी हैरान थी, क्योंकि आमतौर पर किसी भी नॉर्मल इंसान की बॉडी गोली खाने पर बेहोश हो जाती है, लेकिन अच अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। अच ने धरा को इशारा करते हुए कहा कि वो उसकी जेब से फ़ोन निकाल दे। धरा ने अच का फ़ोन उसकी जेब से निकाला और अच ने उसको कहा, इसमें डॉक्टर नमन के नाम से एक नंबर है, उसको मिला और उससे कहो कि अच को गोली लगी है और वो जल्द से जल्द मेरे विला में पहुँचे। अच अब कार के सहारे सर टिकाकर बैठ गया था, क्योंकि उसको अब दर्द का एहसास काफ़ी ज़्यादा होने लगा था। धरा ने वैसा ही किया जैसा अच ने कहा था। जल्दी ही कार अच के विला में पहुंच गई। जैसे ही कार गेट के अंदर पहुंची, एक डॉक्टर की टीम तुरंत वहां आ गई। उन्होंने अच को कार से बाहर निकाला और उसको अंदर ले जाने लगे। अच ने एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखा और धरा से कहा, जब मेरा ऑपरेशन हो जाए तो मैं तुम्हें सबसे पहले देखना चाहूँगा। फिर वो डॉक्टरों के साथ वहाँ से चला गया। पता नहीं क्यों अच की बात सुनकर धरा की दिल की धड़कनें रुक सी गई थी। मैडम चलें अब, ड्राइवर ने धरा को याद दिलाते हुए कहा। धरा ने अपने कपड़ों की तरफ देखा और उसने ड्राइवर से कहा, हो अगर तब ने मुझे ऐसे देख लिया। उधर अच को विला में बने एक बड़े से हॉल में ले जाया गया, जो एक मिनी टाइप हॉस्पिटल था। अच को हॉस्पिटल में जाना पसंद नहीं था, इसलिए उसने घर में ही एक मिनी टाइप हॉस्पिटल बना लिया था, जिसमें हॉस्पिटल से भी कहीं ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी। अच ने उसके लिए
इंस्ट्रूमेंट भी बाहर देशों से मंगाए थे। उसमें बुखार की दवाई से लेकर ऑपरेशन तक की सारी सुविधाएं थी। हर्ष को जब डॉक्टर ऑपरेशन रूम में ले गए तो डॉक्टर नमन वहां पहले से ही मौजूद थे। उसने अच की हालत देखी तो उसने बिना देरी किए अच के ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। अच का ऑपरेशन 3 घंटों तक चला। धरा सोफे पर बैठी अच के ऑपरेशन खत्म होने का इंतजार कर रही थी। वो अच से नफरत तो करती थी, लेकिन पता नहीं वो क्या चीज़ थी जो उसको उसकी चिंता करने के लिए मजबूर कर रही थी। धरा चाह कर भी अच को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती थी। धरा अपने ही ख्यालों के साथ लड़ रही थी। तभी उसको एक डॉक्टर दिखाई देता है। वो भागकर उसके पास जाती है और उससे अच की हालत के बारे में पूछती है। डॉक्टर उसको बताता है कि अच अभी खतरे से बाहर है, लेकिन वो अभी भी बेहोश है। धरा ने एक राहत की सांस ली और वो उस तरफ बढ़ने लगी जहां अच को रखा गया था। धरा ने अच को दूर से ही देखा और उसको याद आया कि कैसे अच ने उसके ऊपर लगने वाली गोली खुद के ऊपर ले लिया था। लगभग 2 घंटे बाद अच को होश आया और उसने अपने सामने धरा को न पाकर नम को पाया। अच ने उठने की कोशिश करते हुए नम से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और धरा कहाँ है? अच नम को अपने सामने देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। अरे अरे, तुम क्यों उठ रहे हो? तुम्हें आराम की ज़रूरत है और वो लड़की जिसे तुम पूछ रहे हो वो यहीं है, इसलिए तुम आराम करो। नम की बात सुनकर अच रुक गया। नम ने उसको बेड पर वापस लिटाते हुए कहा, मैं उसको तुम्हारे पास यहीं बुला दूंगा, तुम आराम करो। अच्छा, एक बात बताओ, वो लड़की तुम्हारी क्या लगती है? तुम उसके लिए इतना उत्सुक क्यों हो रहे हो? आखिर क्या बात है? अच ने नम की बात का जवाब देना ठीक नहीं समझा। नम भी अच के बिहेवियर की अच्छी तरह से वाकिफ था। नम काफ़ी टाइम से अच का डॉक्टर था। वो अच्छी तरह से जानता था कि अच उसकी बात का जवाब देने वाला नहीं है, इसलिए उसने अच को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और वहां से चला गया। बाहर जाकर उसने धरा से कहा, अच को होश आ गया है, तुम चाहो तो उनसे मिल सकती हो। धरा ने उसकी बात सुनी और वो अच से मिलने चली गई। धरा ने जैसे ही डोर ओपन किया तो अच को लगा कि नम दोबारा आ गया है। उसने गुस्से से अपनी नज़रें उठाई तो उसके सामने नम नहीं धरा थी। अच की आंखें धरा के ऊपर ठहर सी गईं। ये वही लड़की थी जो 2 साल पहले उसको छोड़कर किसी और लड़के के साथ भाग गई थी। अच के ऐसे घूरने से धरा थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई थी। उसने कहा, तुम ठीक हो अब? अच बस उसको घूर रहा था। उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी रूम का दरवाज़ा अचानक से खुल जाता है। धरा व अच दोनों की नज़र उस एक तरफ जाती है। वो तब था जो काफ़ी गुस्से में लग रहा था। उसने अच को घिन भरी नज़रों से देखा, फिर उसकी नज़र एकाएक धरा को देखने लगी। धरा ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, हो हालत ही कुछ ऐसी थी कि मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे सब पता है, मैंने ड्राइवर से पता सब कर लिया है। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? तब ने धरा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। वो ठीक लग रही थी। हाँ, मैं ठीक हूँ। धरा ने इतना ही कहा था कि तब ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलें अब। वो उसको वहाँ से ले जाने ही वाला था कि धरा का दूसरा हाथ अच ने पकड़ लिया। धरा ने पीछे मुड़कर देखा तो अच ने उसके उस हाथ को घूर रहा था जो अभी तप ने पकड़ा हुआ था। तप ने जब ये देखा तो उसने पीछे जाकर धरा का हाथ अच के हाथ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अच को देखकर ये लग रहा था कि वो धरा का हाथ छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। धरा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन दोनों का क्या करे। तब पागलों के जैसे उसके हाथ को अच के हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर अच उनको 3 गोलियां खाने के बाद भी उसको चैन नहीं था।
धारा ने उन दोनों की तरफ घूर कर देखा और पहले उसने तप से अपना हाथ छुड़ाया और फिर अच से। उसको पता था कि अच उसका हाथ तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसने तप का हाथ पकड़ा हुआ है। तप से हाथ छुड़ाने के बाद अच ने उसका हाथ आराम से छोड़ दिया। उसके बाद धारा बिन कुछ कहे बाहर चली गई। उसने बाहर जाकर उस मेड से उसका नंबर लिया जिसने धारा की कुछ देर पहले मदद की थी। उसका नाम सुनीता था और लगभग 41 साल की थी। वहीं अब अच और तप अकेले थे। तप ने घूर कर अच को देखा और अपनी एक उंगली अच की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, धारा से दूर रहना। अच मुस्कुराया। उसने बड़े एरोगेंट तरीके से कहा, वो मेरी है, मैं उससे दूर क्यों रहूं? हम पहले भी साथ में थे। वो मेरी गर्लफ्रेंड थी और इससे भी ज़्यादा हम एक दूसरे के साथ सो चुके हैं। इससे आगे तो तुम समझ ही चुके होगे। समझदार तो लगते हो। अच ने बड़े ही बेशर्म तरीके से कहा तो तब को गुस्सा आ गया। उसने अच की आस्तीन पकड़ते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि तुमने ही पहले उसको गर्लफ्रेंड बनाया और उसके बाद तुमने किसी और लड़की के साथ रात बिताई। तुमने ही उसको चीट किया था, वो भी किसी और लड़की के साथ। तब की बातें सुनकर अच हैरान था। उसने सोचा कि वो जलन के कारण ऐसा बोल रहा है। अच ने उसको चेतावनी भरी टोन में कहा, अगर तुमने मुझे ऐसे ही थोड़ी देर और पकड़ रखा तो तुम यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे। तप ने अच को छोड़ते हुए कहा, तुम अभी मरने की हालत में हो, लेकिन तुम्हारा ये एटीट्यूड अभी तक नहीं गया। पर मेरी बात ध्यान रखना। ये बात कहकर वो वहाँ से चला गया। अच के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल खेल गई। तप और धारा कार में मल्होत्रा मैंसन जा रहे थे। धारा ने तप को डांटते हुए कहा, मैं उस अच को फंसाने की कोशिश कर रही थी ताकि उसके दिल में अपनी जगह फिक्स कर सकूं, लेकिन तुमने सब काम खराब कर दिया। तुम क्यों आए वहाँ पर? धारा बस कुछ न कुछ बोले जा रही थी। तब को उसकी एक भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। उसको तो बस आज की ही बातें याद आ रही थी। हम एक दूसरे के साथ सो चुके हैं। उसको ये शब्द किसी तीर से कम नहीं लग रहे थे जो पूरी तरह से उसके सीने पर बार बार वार कर रहे थे। उसने एक जगह रास्ते में कार रोकी। धारा अचानक से कार रोकने से हैरान थी। धारा ने तप को कुछ पूछना चाहा, पर उससे पहले ही तप ने उसकी तरफ बड़ी गंभीरता भरी निगाहों से देखते हुए कहा, प्रिया, ऐसा कुछ है तुम्हारे और अच के बारे में जो मुझे नहीं पता। धारा को उसकी बातें कुछ अटपटी सी लग रही थी। धारा ने उसको एक अजीब सा लुक देते हुए कहा, तुम कह क्या रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तप ने धारा को उसके कंधे पर जोर से पकड़ा और उसको हिलाते हुए कहा, क्या तुमने उस अच के साथ 2 साल पहले रात बिताई थी? बोलो, मुझे सच सुनना है। तप ने धारा को इतनी जोर से पकड़ा था कि उसके कंधे दर्द करने लगे थे, लेकिन तप की बात सुनकर वो अपना शारीरिक दर्द भूल ही गई थी। धारा शौक के साथ तप को देखने लगी। तुम्हें अच ने बताया? और क्या कहा उसने? वो जरूरी नहीं है कि उसने क्या कहा और क्या नहीं। जरूरी ये है कि तुम उसके साथ सोई हो या नहीं। धारा के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तप उससे इस तरह से बात करेगा। उसने तप को धक्का देते हुए कहा, तप, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम अभी अपने होश में नहीं हो। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तप का गुस्सा अब और बढ़ चुका था। उसने अपना हाथ जोर से स्टीयरिंग व्हील पर मारा और जोर से चिल्लाकर कहा, इसका मतलब है तुम उसके साथ सो चुकी हो? बहुत अच्छा। मेरे साथ तो तुमने आज तक लिप टू लिप किस तक नहीं किया, और उसके साथ 2 दिन के रिलेशनशिप में ही तुम उसके साथ
फिजिकल हो गई। तब का गुस्सा अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी प्रिया किसी और के साथ कैसे सो सकती है। दरा से अब तब की ये बातें और नहीं सुनी गई। उसने गुस्से से तब की तरफ देखकर कहा, तुम ऐसे मुझसे बात नहीं कर सकते। तुम आज बिल्कुल भी तब नहीं लग रहे हो। तुम एक शैतान जैसा बिहेव कर रहे हो। तुम्हारी भाषा को क्या हो गया है? धरा ने कहा तो तब का गुस्सा और भी बढ़ गया। तब ने चिल्लाते हुए कहा, तुम किसी के साथ फिजिकल हो सकती हो, लेकिन मैं चिल्लाकर भी नहीं कह सकता। ये कहाँ का इंसाफ है? धरा के लिए अब इससे ज़्यादा सुन पाना कठिन हो चुका था। उसने तब का ये रूप पहली बार देखा था। आज तब ने पहली बार उससे इस तरह से बात की थी। धरा कार से उतर गई। तब ने चिल्लाते हुए कहा, जाओ तुम। अब ने उस अच्छ के पास तब अपनी कार लेकर वहां से चला गया। धरा की आंखें नम थीं और अब उसकी आंखों से एक के बाद एक करके आंसू टपक रहे थे। आज के बिला में आज बेड पर बैठा आराम कर रहा था। उसका फोन उसी वक्त बजा। उसने फोन उठाकर कुछ नहीं कहा और सामने वाले की बात सुनने लगा। वासो मैडम तब मल्होत्रा की कार से उतर गई हैं। तब मल्होत्रा यहाँ से चला गया है। अब हमें आगे क्या करना होगा? आज ने कहा, वो वापस जरूर आएगा। उसके आने से पहले उसको किडनैप कर लो। आज रुका और उसने फिर से कहा, और हाँ, उसको किडनैप करके यहाँ नहीं, मेरी पहाड़ी वाली हवेली में लाना, लेकिन उसको एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। ओके बॉस। फोन से आवाज़ आई और अच ने फ़ोन कट कर दिया। अच के फ़ोन काटने के बाद वो अपने बेड से उतर गया और बाहर की तरफ जाने लगा। डॉक्टर नम, जो कि बाहर ही एक डॉक्टर को इंस्ट्रक्शन कर रहे थे, उसकी नज़र जब अच पर पड़ी तो उन्होंने अपना सर हिलाते हुए कहा, रायजादा साहब, आप कहाँ जा रहे हो? अच ने अपनी एक बाजू पकड़ी हुई थी, इसमें उसको 2 गोलियां लगी हुई थी। आखिर इस इंसान को एक जगह चैन क्यों नहीं आता? नम ने मन ही मन कहा, क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अच को ऐसी बातें कह सके। अच ने नम की बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे ज़रूरी काम से कहीं जाना है। मैं आपको इस हालत में कहीं जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। अगर आप ऐसे ही ट्रबल करते रहें तो आप जल्दी ठीक नहीं होंगे। आपको अभी आराम करने की सख्त ज़रूरत है। नम ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, तुम्हें तुम्हारी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं ठीक हूँ। अच ने इतना ही कहा था कि मेन डोर से किसी की डांटने की आवाज़ आती है। तुम इतने बड़े हो गए हो, लेकिन अभी तक भी खुद का ख्याल रखना नहीं सीखा। लगता है तुम मुझे जवानी में ही मार कर दम लोगे। अच की दादी काफ़ी ज़्यादा उदास और गुस्से में लग रही थी। तुम ठीक तो हो ना? अच की माँ अच के पास भागते हुए आई। उन्होंने अच को ऊपर से नीचे तक देखा और रोते हुए उसको गले लगा लिया। मेरा बच्चा, उसके मुंह से एकाएक ही निकला। अच ने घूरकर डॉक्टर नम की तरफ देखा। जरूर इस घटिया इंसान ने ही इनको ये बात बताई होगी। इसको तो मैं देख लूँगा। शायद इसको अब अपनी जिंदगी प्यारी नहीं रही। अच ने इस तरफ से घूरने से नम डर गया और उसने वहाँ से जाना ही ठीक समझा। नहीं तो अच उसको घूर घाल कर ही मार डालेगा। अच ने अपनी पावर का यूज करके होटल के बाहर जो भी हुआ वो सारा हादसा दबवा दिया था। अगर मीडिया ये सब बात फैल जाती तो उसकी गोली मारने वाले और भी सतर्क हो जाते। अच के दादा दादी अच के पास पहुँचे और दादा ने अच को रोते हुए गले लगा लिया। अच ने उन सबको कहा, मैं अब ठीक हूँ। ठीक हो तुम? कितनी बार मैंने कहा तुम्हें कि अपने साथ बॉडीगार्ड्स रखा करो। एक भी बॉडीगार्ड्स नहीं होता है तुम्हारे साथ अब। पहले कपिल था, उसको भी तुमने 2 साल पहले भगा दिया। अच के दादा ने
अच ने के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, आखिर तुम कब समझोगे कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो जो जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी जी सकता हो। अगर तुम अपनी ही सेफ्टी नहीं रख सकते हो तो तुम क्या ही करोगे। आज के दादाजी को अपने पोते की हालत देखी नहीं जा रही थी, पर उसको सबक सिखाना भी जरूरी था। आज हमेशा से ही अपने मन की ही करता था, इसलिए विक्रांत जी ने आज को बॉडीगार्ड्स रखने के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं किया। पर अब वो हो चुका था जिसका विक्रांत जी को डर था, इसलिए अब वो कोई और लापरवाही नहीं कर सकते थे। मैं अभी कपिल को फ़ोन करता हूँ, वो ही तुम्हारी अच्छे से देखभाल कर सकता है। दादाजी, अपने परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भाई के लिए पहले से ही 10 बॉडीगार्ड्स का इंतज़ाम कर लिया है। आपको कपिल को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभिनव ने बिला के अंदर आते हुए कहा। अभिनव अच के पास आया और उसने उसको गले से लगाते हुए कहा, भाई आप तो ठीक तो हो ना। अच ने बस अपना सर हिला दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट ज़रूर करिए और बताइए कि आपको मेरी कहानी कैसी लगती है। धन्यवाद दोस्तों, और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा।